नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरे होने पर जश्न की तैयारी में बीजेपी। 7 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार दौरा तय। तैयारियों में जुटी बीजेपी, कार्यकर्ताओं में उत्साह। उत्तराखंड में 27 के चुनाव से पहले फिर बाहर आया मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिन। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया मुद्दों से भटकाने का आरोप। प्रदेश में हिंदू मुसलमान के नाम पर हो रही सियासत। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ सांसद त्रिवेंद्र ने अपनों के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, शहरों की पुलिस बनी राजस्व पुलिस, बढ़ते अपराध पर उठाए सवाल। और देहरादून जिला न्यायालय को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने कोर्ट परिसर को खाली कर चलाया सघन चेकिंग अभियान। लोगों में मचा हड़कंप। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। 23 मार्च को धामी सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन करेगी और इन्हीं कार्यक्रमों के तहत 7 मार्च को हरिद्वार में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी तय है, जिसे लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा बीजेपी को मजबूती देगा और कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग भरेगा। इस 4 साल के पूर्ण होने के अवसर पर अनेकों कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर आयोजन करने जा रहे हैं और इस रूप में हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का 7 मार्च को हरिद्वार में एक आने का उनका योजना है। तो हम समझते हैं कि माननीय अमित शाह जी का बार बार अनेक प्रवास के माध्यम से हमको उनका पाथेय, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है और जब वो 7 मार्च को आएंगे तो एक बार उनका पाथेय पुनः हमको प्राप्त होगा और निश्चित रूप से उनके आने पर सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को एक उत्सुकता रहती है। अमित शाह जी न केवल इस देश के गृह मंत्री हैं, बल्कि एक अच्छे योजनाकार में देश में उनको जाना जाता है। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में माहौल तैयार किया जा रहा है। सियासी दल हिंदू मुसलमान पर बयानबाजी करते दिख रहे हैं। 2022 चुनाव के बाद एक बार फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा चर्चाओं में है। बीजेपी के नेता मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि मुद्दे से भटकाने के लिए बीजेपी ऐसे बयान दे रही है। अब सवाल यह है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर बिछती ये चुनावी बिसात आखिर 2027 में क्या रंग लाएगी, देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में हिंदू मुसलमान के नाम पर सियासत। 2027 के लिए बिछने लगी बिसात। बीजेपी अलाप रही मुस्लिम यूनिवर्सिटी का राग। कांग्रेस का दावा, मुद्दों से भटकाने की कोशिश। 2027 में आखिर क्या होगा इसका अंजाम। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दलों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इन दिनों हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द प्रदेश की सियासत घूमती दिख रही है। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने एक बार फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं के जुबान पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ही नाम सुनाई दे रहा है। वहीं हाल ही में कांग्रेस की रैली का एक फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया कि कांग्रेस की रैली में शामिल लोगों ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की मांग उठाई। हालांकि कांग्रेस इसे AI जनरेटेड बता रही है, क्योंकि इसकी एक रियल तस्वीर भी सामने आई है। इसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी कोई मांग पोस्टर पर नजर नहीं आती। अब इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निशाना साधा है। हरीश रावत का कहना है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी के नेता मुस्लिम यूनिवर्सिटी का राग अलाप रहे हैं। सबको मालूम है इतनी विशाल रैली, ऐतिहासिक रैली हुई है और सड़कें इस बात की गवाह हैं देहरादून में कि इतना बड़ा जन सैलाब, और उसके बाद अब भाजपा उसको कैसे चित्रित करती है ये उनकी बौखलाहट पर है। और मैं जो भाजपा की बौखलाहट है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो अब उनके लिए एक ही गंडा रह गया, ताबीज रह गया है, जिसके सहारे वो सोच रहे हैं शायद हम कुछ कर पाए करके, वो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। भाजपा राजनीति
यदि केवल चुनाव के वक्त में जो है इस बात का इस्तेमाल करती तो बात समझ में आती। अब तो अपनी हर विफलता को छुपाने के लिए वो मुसलमान भाइयों को उन या मुस्लिम भाइयों से जुड़ी हुई बातों को आगे कर देते हैं। तो भैया दुनिया में और भी बहुत सारे गम हैं। हरदा के इस बयान पर बीजेपी के विधायक विनोद चमोली का बयान सामने आया है कि इसके लिए कांग्रेस मजबूर कर रही है। कांग्रेस ही हमको मजबूर कर रही है कि हमको सब बातें कहनी पड़े, क्योंकि हमको उत्तराखंड की डेमोग्राफी बचानी है, उत्तराखंड का देवत्व बचाना है। और अगर वो कह रहे हैं कि पोस्टर गलत हैं, एआई निर्मित हैं, लेकिन जिन लोगों के सीधे सीधे वहाँ बयान लिए गए, जो फुरकान हैं उनके विधायक हैं, मेरे साथी हैं सदन में, उनके द्वारा स्पष्ट कहा जाता है कि भाई मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, और हमारे अध्यक्ष जी को मालूम है, ये उनका बयान है। ये मैंने फेसबुक पे ही देखा है, मैं तो वहाँ था नहीं। इसी तरह से एक और सज्जन वहाँ पर बयान दे रहे हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया था। ऐसे में एक बार फिर से चुनाव से पहले इस विषय का सामने आना इसे संभावित चुनावी एजेंडे के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं कोटद्वार से सामने आया मोहम्मद दीपक के मामले में भी सत्ता पक्ष की तरफ से आए एक बयान ने बीजेपी के इस एजेंडे को और क्लियर कर दिया है। अब इसमें दो राय नहीं कि चुनाव दर चुनाव हिंदू मुसलमान का मुद्दा गरमाता नजर आता है। सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां हिंदू मुसलमान का मुद्दा बीजेपी को फायदा दे जाता है, लेकिन क्या यही मुद्दा उत्तराखंड में भी कामयाब होगा? उत्तराखंड में जिस तरह से हिंदू मुसलमान के बीच प्रदेश को बांटा जा रहा है, क्या ये राजनीति है या फिर लोगों की भावनाएं हैं? 2027 में हिंदू मुसलमान पर हो रही राजनीति का आखिर अंजाम क्या होगा? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में बढ़ रहे अपराध को लेकर बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिर ऐसा बयान दे दिया है जो अपनों को कटघरे में खड़ा करता है। देहरादून में हत्या की वारदातों पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कह दिया है कि शहर की पुलिस राजस्व पुलिस बन चुकी है, इसीलिए ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। यानी कि सीधा सवाल उठा दिए हैं सत्ता पक्ष और पुलिस प्रशासन पर। देखिए रिपोर्ट। त्रिवेंद्र सिंह रावत का फिर अपनों पर निशाना, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, बढ़ते अपराध पर बीजेपी सांसद का बयान, शहरों की पुलिस बनी राजस्व पुलिस। ऐसा पहली बार नहीं जब प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व सीएम और हरिद्वार से बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सवाल खड़े किए हो। पहले भी वो कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं और अब एक बार फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सत्ता पक्ष और उत्तराखंड के डीजीपी को सुझाव दिया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कैसे काम करने की जरूरत है। त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि जमीन विवादों में पुलिस की इंटरफेरेंस ज्यादा होती जा रही है, इसी वजह से अपराध बढ़ रहा है। देहरादून में जो भी मर्डर हुए हैं, तो अगर हम देखें तो ये भूमि से संबंधित मसले हैं और इसमें बहुत गहन जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं और जिस तरह अपराध जिस तरह के बढ़े हैं, अगर इस पे समय रहते हुए अगर सख्त कदम नहीं उठाए तो ये अपराध फिर भविष्य में रुक नहीं सकते हैं। इनकी चेन बनती चली जाएगी कि देखो भूमि संबंधित जितने भी विवाद हैं ये राज्यों से संबंधित होते हैं। क्या हो गया कि पुलिस का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे लगता है कि पुलिस का इंटरफेरेंस इनमें जीरो होना चाहिए। दरअसल कभी शांत प्रदेश में गिना जाने वाला उत्तराखंड अब बिगड़ती कानून व्यवस्था के चलते हिमालयी राज्यों में सबसे ऊपर है। बीते कुछ दिनों में राजधानी देहरादून के पॉश इलाकों में 15 दिनों में 6 हत्या की वारदातें सामने आई, जिसके बाद विपक्ष को पुलिस और सरकार को घेरने का मौका मिला। तो वहीं अब विपक्षी दलों के आरोपों पर बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी मुहर लगा दी है और नसीहत पुलिस के आला अफसरों को दे दिया है। उन्होंने कहा कि शहर की पुलिस जमीनों के मामलों में ना पड़े, इसके बजाय पुलिसिंग पर ध्यान दे तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस को जमीनों के मामलों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए, ये जिम्मेदारी राजस्व विभाग की है, लिहाजा जमीनों का फैसला राजस्व विभाग को ही करने दिया जाए। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के मौजूदा हालातों पर चिंता जताते हुए कहा कि वो अपने अनुभव से खाकी को नसीहत दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर हत्याएं भूमि विवाद के चलते हुई हैं।
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने इस बयान से प्रदेश में सक्रिय भूमाफिया पर बल दिया है कि देखो, भूमि संबंधित जितने भी विवाद हैं ये राज्यों से संबंधित होते हैं। क्या हो गया है कि पुलिस का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे लगता है कि पुलिस का इंटरफेरेंस इनमें जीरो होना चाहिए। पुलिस जितना इंटरफेरेंस करेगी ये समस्या उतनी बढ़ती चली जाएगी। और से जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, यहाँ के डीजीपी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए। मैं अपने अनुभव के आधार पर ये उनको सजेस्ट करता हूँ। बता दें कि राजस्व पुलिस व्यवस्था और रेगुलर पुलिसिंग में अंतर होता है। रेगुलर पुलिस कानून व्यवस्था और अपराधियों पर कार्रवाई करती है, तो वहीं राजस्व पुलिस के अधीन पटवारी और राजस्व अधिकारी आते हैं जो जमीन विवादों का निपटारा करते हैं। ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आरोप लगाया है कि रेगुलर पुलिस जमीन विवाद में दिलचस्पी ले रही है और जब तक पुलिस राजस्व पुलिस की तरह काम करेगी, अपराध ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। इसीलिए जरूरी है कि सरकार और प्रदेश के डीजीपी इस पर ध्यान दे। अब देखना होगा कि अपने ही सांसद के सुझाव पर सत्ता पक्ष और पुलिस प्रशासन का क्या रुख रहता है, क्योंकि इससे पहले जब कार्यकारी डीजीपी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे अभिनव कुमार, उस समय पर भी बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद सांसद और डीजीपी के बीच तीखी बयानबाजी का दौर चला था। अब देखना होगा मौजूदा डीजीपी दीपम सेठ बीजेपी सांसद के इस सुझाव को किस रूप में लेते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून के डालनवाला स्थित वृद्धाश्रम में पहुंचकर बुजुर्ग महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों के हित में लाई जा रही योजना के शासनादेश पर चर्चा की। मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि वृद्धाश्रम में प्रदेश की कई महिलाएं रह रही हैं, जिनकी भावनाओं से ये पता चलता है कि कहीं न कहीं वो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं। उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी चीजों की भी आवश्यकता है और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अहम योजना बनाने पर विचार किया जा रहा है। अकेले घरों में रह रही हैं या संस्थाओं में रह रही हैं, सरकार उनके लिए किस तरह से एक सपोर्टिव सिस्टम डेवलप कर सकती है, उस विचार को किस प्रकार से शासनादेशों में लेकर आ सकते हैं। तो उसके लिए वृद्ध महिलाओं से बात करते हुए उनके अनुभवों को साझा करने का, उनके अनुभवों से जानने का और कल को भविष्य में किसी योजना में रूपांतरित करने का एक प्रयास जो है, आज उसकी शुरुआत हुई है। लालकुआं में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ। इसमें स्थानीय लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि लोगों को इस अभियान का फायदा मिल रहा है। ग्रामीणों की सिंचाई, विद्युत, सड़क और पेयजल से जुड़ी समस्या का समाधान हो रहा है। 23 विभागों की सहभागिता से 2 स्टेप पे जन समस्याओं का निराकरण किया जा रहा था। तो जनपद में 43 न्याय पंचायतें हैं। प्रथम चरण में उनका कवरेज हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में शहरी क्षेत्रों में द्वितीय चरण में इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। तो आज लालकुआं में यहाँ पर शिविर का आयोजन अभी जारी है। उसमें 100 से ज्यादा जो जन समस्याएं हैं, एप्लीकेशंस हैं, उन पर सुनवाई हो चुकी है। अभी वहाँ शिविर कंटिन्यू है। आगे जाकर जितने भी यहाँ पर आवेदन आए होंगे उन पर गंभीरता पूर्वक सुनवाई की जा रही है। वहीं गदरपुर में भी जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत शिविर आयोजित किया गया। बता दें कि उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह, तहसीलदार और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और जनता की समस्याओं, जिनमें जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन और विकलांगता प्रमाण पत्र से जुड़ी शिकायतों का तुरंत समाधान किया गया। दर्ज करवाई निर्देश प्राप्त है और माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देश प्राप्त है। उसका एक ही उद्देश्य है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके के शिविरों का आयोजन हो रहा था। अब नगरीय क्षेत्र में ये प्रारंभ हुआ है और आज गदरपुर क्षेत्र में इस प्रकार का शिविर है, जिसमें एक उद्देश्य है कि सभी विभाग यहाँ पर एक छत के नीचे बैठे हुए हैं और किसी भी विभाग से संबंधित किसी की कोई भी समस्या है उसका तुरंत निस्तारण यहाँ पर किया जाएगा। वहीं नरेंद्रनगर में भी जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 18 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं अलग अलग विभागों ने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी।
कि सरकार जन जन के द्वार के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आयोजित किया गया। इसमें सभी 23 विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। कुल शिकायतें हमें 18 प्राप्त हुई है, जो पुश्ते निर्माण से लेकर सड़क निर्माण से लेकर और जो सिविल लाइन यहाँ पर खुद रही है उसमें जो मिट्टी का इकट्ठा होना है उसको निस्तारण को लेकर थी। तो इसमें हमने जो संबंधित विभाग हैं आपका उनको निर्देशित कर दिया गया है कि इसका समयबद्ध निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पर आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत नरेंद्र नगर नगर पालिका में हमारे बाल विकास से महालक्ष्मी किट वितरण किए गए और लोगों को गाँव वालों को ये जानकारी दी गई कि यहाँ पर प्रत्येक विभागों के स्टॉल लगे हुए थे। वहीं चमोली के न्याय पंचायत लोल्टी में बहुउद्देशीय शिविर के दौरान 2 मामलों को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन पर 60 कनेक्शन हैं, जबकि रिकॉर्ड में 75 दिखाए गए हैं। वहीं देवराला क्षेत्र में एक व्यक्ति को राजस्व से उप निरीक्षक द्वारा 1 महीने में 2 आय प्रमाण पत्र जारी किए गए, पहले 8,000 का और दूसरा 6,000 का, लेकिन सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए 4,000 का आय प्रमाण पत्र ही जरूरी था। वहीं उस व्यक्ति को नहीं दिया गया, जिसे लेकर पीड़ित ने कार्रवाई न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। जैसा कि सभी को विदित है कि आज हमारे यहाँ पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो कार्यक्रम है ये लोल्टी में हमारे संचालित किया जा रहा है। और वर्तमान में अभी तक लगभग 100 के आसपास हमारे पास शिकायतें रजिस्टर्ड हुई है और अभी भी हमारा प्रोग्राम चल ही रहा है। लगभग 40 से 50 शिकायतें अभी हमारे द्वारा सुनी गई हैं। और इसमें जो मुख्यतः समस्याएं हैं मेनली PWD, PMGSY, जल संस्थान, समस्याएं कुछ समस्या राजस्व से संबंधित थी कि जो आपदा के समय पे जो है हमारे यहाँ पे पुख्ता गिर गया है या दीवारें टूट गई है, घर में पानी घुस गया था तो उसका मुआवजा नहीं मिला है। वहीं देहरादून बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान देहरादून कोर्ट को फिर से बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला, जिसके बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। जिला जज के कार्यालय में धमकी भरा ईमेल आने की सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने न्यायालय परिषद को खाली कराकर तलाशी अभियान चलाया। हालांकि चेकिंग में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल देखने के लिए मिला। देखिए, आज प्रातः जिला जज कार्यालय से फिर सूचना प्राप्त हुई थी कि उनके पास फिर कोई मेल आई है जिसमें कि जिला कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी तत्काल, जैसे कल हमने ड्रिल किया था तो उसी प्रकार से आज ड्रिल किया गया, कॉर्डन ऑफ कर लिया गया था, सभी को बाहर भी निकाल दिया गया था। फिर हमारी BDS की टीम हो गई है, डॉग स्क्वाड की टीम, और साथ में अन्य जो और टीम थी उनके द्वारा पूरा सर्च कर लिया गया था, पूरा उसको सैनिटाइज कर लिया गया था। किसी प्रकार की कोई भी अवांछनीय या अवैध या संदिग्ध कोई वस्तु वहाँ पे प्राप्त नहीं हुई थी। सर, जो कल मेल आई थी और आज की मेल में समानता थी या क्या था सर? देखिए, जो कल मेल प्राप्त हुई थी और जो आज मेल प्राप्त हुई है तो उनको दोनों को स्टडी किया जा रहा है। उत्तराखंड में चल रही नकली दवा के कारोबार का एसटीएफ ने पर्दाफाश कर दिया है। एसटीएफ की टीम ने ब्रांडेड कंपनियों की नकली दवाइयां बनाने और बेचने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को रुड़की और देवबंद में दबिश देकर गिरफ्तार किया। अभी तक 16 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं एसएसपी एसटीएफ ने बताया कि नकली दवाइयां बनाने और बाजार में बेचने वाले गैंग के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। देखिए, एसटीएफ द्वारा नकली दवाओं पर लगातार जिस तरह का शिकायतें थी उस पर कार्रवाई की गई थी और उस कार्रवाई में जो है कुल जो उस पूरे गैंग में जो 16 लोग टोटल गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में जो पहले अभी गिरफ्तार हुए थे उनसे करीब हमें 263 ग्राम पैरासीटामोल और करीब 2,500 के करीब जो है किलोग्राम जिंक पाउडर और अन्य टैबलेट्स 5,000 और एक ऑक्सालजिन डीपी करके जो है 16,000 के करीब हमें टैबलेट्स मिली थी जो नकली थी, जिनका हमने जांच कराई, जांच का फर्जी पाया गया। तो एक गैंग इसमें सक्रिय था और सक्रिय गैंग के सभी जो मेन सदस्य उसमें गिरफ्तार हो गए थे। 3 लोग इसमें वांटेड चल रहे थे जिनको देवबंद से भी गिरफ्तार कर लिया गया। रुड़की के झबरेड़ा में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान के दौरान शातिर चोर को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात शेखर चंद्र सयाल ने बताया कि आरोपी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं और गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में आकर वो चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। बता दें कि पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 3 चोरी की बाइकों को बरामद किया है। रात्रि चेकिंग के दौरान हमारे एसओ झबरेड़ा और उनकी टीम थाना क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी, तो सघन चेकिंग थी। उसमें एक व्यक्ति जो दीपक नाम का है जिसका घर सहारनपुर देवबंद में है, वो व्यक्ति एक बाइक के साथ था। तो उसकी संदिग्धता को देख करके इन्होंने सख्ती से उसके साथ पूछताछ करी तो पता लगा वो जिस बाइक में अभी राइड कर रहा है वो चोरी की है। फिर पुनः पूछताछ करने पर उसने ये बताया कि वो सहारनपुर से आता रहता है और यहाँ जहाँ उसको मौका लगता है वो बाइकें चोरी करके आगे बेचता है।
तो उसकी निशानदेही पर 2 और बाइकें रिकवर हुई, जिसमें एक थाना गंगनहर से चोरी पे दर्ज है और दूसरी थाना झबरेड़ा से। तो फाइनली जो व्यक्ति है उससे 3 बाइकें चोरी की रिकवर हुई हैं। हल्द्वानी में सवर्ण शक्ति संगठन ने प्रस्तावित यूजीसी बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बता दें कि संगठन ने 21 फरवरी को बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। संगठन के संयोजक ने कहा कि ये बिल सवर्ण समाज के हितों के खिलाफ है, लिहाजा समाज तमाम संगठनों के साथ रामलीला ग्राउंड से रैली निकाल रहा है। रैली से पहले नाराज लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्र को ज्ञापन भी सौंपा। ऐसे काले कानून को हमें लगता है कि जो सवर्ण समाज है उसके जो है लोगों को अनपढ़ और गुलामी बनाने की साजिश है, इसलिए इसको वापस लेना चाहिए। क्या करने जा रहे हैं आप लोग? हम लोग 21 तारीख को जो है एक रामलीला ग्राउंड में एकत्र होंगे, वहाँ से एक रैली के रूप में डीएम कार्यालय से जाएंगे। डीएम को एक राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे जिसमें हमारी मांग है कि ये समाप्त किया जाए और साथ ही साथ जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर दिया जाए, जातिगत आधार में ना दिया जाए, तभी जो है हिंदुस्तान जाति विहीन समाज बन सकता है। जो ये काला कानून आया है यूजीसी का, हम इसका घोर विरोध करते हैं, क्योंकि ये कानून जो है हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य को प्रभावित करेगा और हमारे बच्चों को बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम जो है काले कानून का बिल्कुल विरोध करते हैं और साथ ही साथ हम समस्त जनता से भी ये अपील करते हैं कि वो हमारा इसमें साथ दें और इसके खिलाफ जो हमारे स्वर्ण समाज के लोग हैं, आज अगर नहीं जागेंगे वो तो फिर कभी नहीं जागेंगे, क्योंकि ऐसे ही बरसों से चलता आ रहा है और हम दबते आ रहे हैं। क्योंकि हमारा किसी से लड़ने का मकसद नहीं है, हमारा कानून को बदलने का मकसद है। कानून बदलेगा क्योंकि ये जो काला कानून आया है जो बिल्कुल हमारे बच्चों को इसमें प्रभावित हो रहा है और समाज इसमें बट रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नौवीं सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरे होने पर जश्न की तैयारी में बीजेपी। 7 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार दौरा तय। तैयारियों में जुटी बीजेपी, कार्यकर्ताओं में उत्साह। उत्तराखंड में 27 के चुनाव से पहले फिर बाहर आया मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिन। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया मुद्दों से भटकाने का आरोप। प्रदेश में हिंदू मुसलमान के नाम पर हो रही सियासत। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ सांसद त्रिवेंद्र ने अपनों के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा शहरों की पुलिस बनी राजस्व पुलिस, बढ़ते अपराध पर उठाए सवाल। और देहरादून जिला न्यायालय को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने कोर्ट परिसर को खाली कर चलाया सघन चेकिंग अभियान। लोगों में मचा हड़कंप।